हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपको कक्षा 11 में रसायन विज्ञान के अंतर्गत धन किरणों के कणों के लिए E/M के मान के निर्धारण को पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है कि आपके पार्ट 1 या भाग 1 में परमाणु की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एटम को मैंने शुरू किया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने देखा था, सबसे पहले मैंने परमाणु की परिभाषा को स्पष्ट किया था। इसके बाद मैंने आपके सामने ये भी स्पष्ट किया कि परमाणु के मुख्य रूप से 3 मूल घटक होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इसी क्रम में बच्चों मैंने आपको बताया कि परमाणु पर कैसा आवेश होता है। परमाणु की खोज इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU तथा ग्राउंड में स्पष्ट किया था। इसी क्रम में मैंने प्रोटॉन के बारे में भी बताया कि प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। प्रोटॉन की खोज जो है इंजीनियर रदरफोर्ड ने किया था। इसी क्रम में प्रोटॉन पर द्रव्यमान, ग्राम और AMU को भी स्पष्ट किया था। इसी प्रकार न्यूट्रॉन को भी मैंने स्पष्ट किया था। बच्चों, फिर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो खोज है वो विसर्जन नलिका या डिस्चार्ज ट्यूब से हुई है। अर्थात आपको मैंने इसी व्हाइट बोर्ड पर मैंने एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रॉन की खोज डैश, कैथोड किरणों की खोज या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डैश, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। इसी क्रम में आपको मैंने कैथोड किरणों के गुण को भी स्पष्ट किया था। लेकिन इसके बाद आपको मैंने धन किरणें की खोज या उसी को कैनोल किरणें कहा जाता है या उसी को एनोड किरणें कहा जाता है, उसकी खोज को मैंने पढ़ाया था इसके नेक्स्ट वीडियो में। और जो मेन हेडिंग था वहां पे वो प्रोटॉन की खोज डैश, धन किरणों की खोज या एनोड किरणों की खोज या जिसको आप कैनोल किरणों की खोज करते हैं। अंडर ब्रैकेट आपने लिखा था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन डैश, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। आपको याद होगा बच्चों कि मैंने इसी व्हाइट बोर्ड पर एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था। लेफ्ट साइड मैंने एनोड प्लेट को लिया था और राइट साइड जो है मैंने कैथोड प्लेट को लगा दिया था। और इन प्लेटों को मैं हाई वोल्टेज और लो प्रेशर के इंडक्शन कॉइल से मैंने अटैच कर दिया था। और मैंने सीधे तौर पे कहा था कि देखो बच्चों, ये कांच की बनी एक लंबी विसर्जन नलिका है और इस विसर्जन नलिका में भरी गैस में कम दाब और उच्च विभवांतर पर जब विद्युत धारा को या इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो एनोड प्लेट से कुछ किरणें निकलकर सीधी पथ में चलकर कैथोड प्लेट से टकराकर प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। मेरा जो मेन स्टेटमेंट था वह मेन स्टेटमेंट यही था कि क्योंकि ये किरणें एनोड प्लेट से उत्पन्न होती है या ये किरणें एनोड प्लेट से निकलती है, अतः इन किरणों को धन किरणें या एनोड किरणें कहा जाता है। इसी क्रम में आपको इसी हेडिंग के अंतर्गत एक छोटी हेडिंग थी जिसको आप लोगों ने ये कहा था कि धन किरणें की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव रेज। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला जो धन किरणों का गुण था मैंने पढ़ाया था
आपने चेक भी किया उसको कि ये किरणें एनोड प्लेट से उत्पन्न होती हैं। दूसरा, ये किरणें एनोड प्लेट से निकलकर एक सीधी पथ में चलकर कैथोड प्लेट से टकराकर प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। इसी क्रम में मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन किरणों की जो गति है या जो इन किरणों का वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी आपका कैथोड किरणों की अपेक्षा क्या है, कम है। इसी क्रम में मैंने कहा था कि अगर इन किरणों को वैद्युत क्षेत्र में रख दीजिए तो ये वैद्युत क्षेत्र में जो है आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ये किरणें जो है वो वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। इस प्रयोग से या जो मैंने अभी आपको कथन कहा है, क्या मैंने कथन कहा है, मैंने ये कथन कहा कि वैद्युत क्षेत्र में ये किरणें धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन किरणों की जो कणें हैं या इन किरणों की जो कण है, पार्टिकल्स है, वो कैसे किसकी आवेशित होती है, या सीधी सी बात आप ये कह सकते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि इन कणों पर जो है वो आपका क्या होता है, इन कणों पर धन आवेश होता है, क्योंकि ये किरणें आवेशित प्लेट की क्या होती है, मुड़ जाती है। इसी क्रम में अगला पॉइंट आप कह सकते हैं बच्चों का, क्या कह सकते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती है। मान लीजिए ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब में ये कैथोड किरणें आपका डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड किरणें एनोड प्लेट से निकलकर कैथोड प्लेट की ओर गति करती है। इनके मार्ग में आपने कोई हल्की वस्तु रख दिया तो ये क्या करेंगे, इस हल्की वस्तु को आगे बढ़ा देंगी या आगे चला देंगी। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि इनमें द्रव्यमान का उपस्थित है तथा इनमें गति ऊर्जा भी निहित होती है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती है। और अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किरणें जो है वो जिंक सल्फाइड के पर्दे से, ZnS के पर्दे से टकरा कर जो है वो प्रतिबिंब या फ्लोरेसेंस उत्पन्न करती है। लेकिन इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको आज फिर से लेक्चर देकर एक्सप्लेन किया कि डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव रेज, उसी में आपका एक हेडिंग है कि धन किरणों के लिए या एनोड किरणों के लिए या पॉजिटिव रेज के लिए जो है, पॉजिटिव रेज के कणों के लिए E/M का मान का निर्धारण मैं फिर से आपसे स्पष्ट रूप से करना चाहता हूँ। ये आपका जो है ये कंपटीशन का क्वेश्चन भी से बनता है। कभी कभी कंपटीशन, सपोज आप IT में या एडवांस में देख ले या आप जो है आप देख लेंगे, में भी कभी कभी पूछा जाता है कि धन किरणों के कणों के लिए E/M का मान कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उसमें आपको कैलकुलेट, आप उसको उसमें सही आंसर आपको चूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। मीन्स आज जो मुझे सबसे पहले आपके सामने एक्सप्लेन करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ E/M फॉर द पार्टिकल्स ऑफ पॉजिटिव रेज और एनोड रेज और कैथोड रेज। मैं आपको बताना चाहता हूं कि धन किरणों के कणों के लिए जो आवेश का मान होता है या जो धन किरणों के कणों पर आवेश होता है वो आपका 1.602 into 10 के पावर -19 कूलम। मेरे कहने का सेंस है बच्चों कि जो एनोड रेज या जिसको आप लोग ये कर लीजिए कि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है या पॉजिटिव रेज का जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स पर आवेश कितना होता है, 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। इसी क्रम में इन कण का द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान मीन्स मास, जिसको आप स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m से
आप रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मेरे कहने का आशय है कि धन किरणों के कणों के लिए मास या द्रव्यमान का जो मान होगा वह 1.672 1.672 into 10 power -27 किलोग्राम, ये आपका जो है ये इसका द्रव्यमान है। चूंकि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है धन किरणों के कणों के लिए E/m के मान का निर्धारण, अर्थात आप यहाँ से E/m का मान निकाल लीजिए। E मीन्स आवेश या चार्ज ऑफ पार्टिकल ऑन पॉजिटिव रेज, या जिसको आप कह लीजिए धन किरणों के कणों के आवेश कितने हैं 1.602 और इंटू 10 पावर -19 गुलाम। इसी क्रम में इस कण पर धन किरणों के कण का जो द्रव्यमान है 1.672 इंटू 10 पावर -27, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो 10 के पावर -27 है ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +27 हो जाएगा, और इसी क्रम में 1.602 इंटू 10 पावर -19 इंटू 10 पावर +27 अपान 1 क्या हो जाएगा 672। आप इसको डिवाइड कर देंगे या आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आपको मिलेगा वो आंसर मिलेगा 9.58 इंटू 10 पावर 7, जिसका यूनिट हो जाएगा, ये गुलाम में है, ये किलोग्राम में है, इसका मात्रक आपका हो जाएगा गुलाम प्रति किलोग्राम, ये इसका मात्रक हो जाएगा। आप ध्यान से देखें तो आपको मैंने बहुत क्लियर तरीके से, मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से ये बता दिया कि धन किरणों के कणों के लिए जो आवेश और द्रव्यमान का अनुपात का मान होगा वो आपका कितना होगा 9.58 इंटू 10 पावर 7 कूलाम प्रति किलोग्राम। इसका मतलब अगर एग्जामिनेशन में आपको मैंने कहा ना ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, आपके जेईई मेंस एडवांस भी पूछा जाता है, आपके नीट का भी क्वेश्चन ये बनता है कि धन किरणें या एनोड किरणें के कणों के लिए E/m के अनुपात का मान क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनली आंसर जो है वो 9.58 इंटू 10 पावर 7 कूलाम प्रति किलोग्राम। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको खुद ये मालूम होना चाहिए कि धन किरणों के कणों पर आवेश होता है 1.602 इंटू 10 पावर -19 किलोग्राम, और उसका मास जो है स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी 1.672 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। दोनों वैल्यू को आप पुटअप कर दीजिए E/m में, आपका आंसर मिल जाएगा 9.58 इंटू 10 पावर 7 कूलाम प्रति ग्राम। इसी क्रम में एक हेडिंग और आपको धन किरणों में पढ़ना है कि हीलियम गैस से प्राप्त धन किरणों के लिए मैं अमेंडमेंट करने जा रहा हूं, थोड़ा सा अमेंडमेंट करूंगा। यहाँ पर हीलियम गैस से प्राप्त मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने। मैं अब अगला हेडिंग जो इसी में है कि हीलियम गैस, आपको पता होना चाहिए कि हीलियम जो है वो आपका इनर्ट गैस है। अगर आप में से कोई भी बच्चा मुझसे पूछेगा हीलियम गैस से प्राप्त धन किरणों के अनुपात के लिए
ई बटा एम का मान। मैं फिर से लिख दूं तो और अच्छा होगा। मैंने आपके सामने लिखा है, हेडिंग है हीलियम गैस से प्राप्त, हीलियम गैस से प्राप्त धन किरणें के लिए अल्फा कण के लिए ई बटा एम के मान का निर्धारण। बच्चों अभी भी जो आपने इसके पहले निर्धारण किया था ई बटा एम का, वो तो आपने पर्टिकुलर पॉजिटिव रेस से प्राप्त जो आपको कण मिला था उसके लिए ई बटा एम का मान निर्धारण किया था। लेकिन यहां पर आपको हीलियम गैस जो आपका अक्रिय गैस है उससे प्राप्त धन किरणों के लिए, धन किरणों के अल्फा कण के लिए ई बटा एम के मान का निर्धारण करना है। पहली बात आप लोग जानते हैं, अगर आपको क्लास 9th में, 10th में, 11th में आपको पढ़ाया गया होगा या 9th 10th में पढ़ाया गया होगा, नहीं तो आप खुद जान लें कि हीलियम गैस से प्राप्त धन किरणों के रूप में अल्फा कण प्राप्त होते हैं। क्योंकि शोरी फादान आप पढ़े होंगे, जब किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व से एक अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और उसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। इसका मतलब परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी मीन्स 2 मेरी कहने का आशय है कि आपको मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हीलियम गैस से प्राप्त धन किरणों के रूप में अल्फा कण प्राप्त होते हैं। अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश होता है और अल्फा कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यही कारण है कि हीलियम परमाणु का जो है वो अल्फा कण जो है वो अल्फा कण को हीलियम परमाणु का नामित करते हैं। अर्थात आपके सामने इसके लिए ई बटा एम का मान निकालना है। मैं अभी स्पष्ट कर दूंगा। मेरी कहने का तात्पर्य है बच्चों कि हीलियम गैस से प्राप्त धन किरणों के लिए जो आपका आवेश जो होगा, आवेश का मान वो 2 × 1.602 10 के घात 19 कूलम। चूंकि द्रव्यमान का मतलब उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, हीलियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 4 होते हैं, 2 प्रोटॉन और आपका क्या है 2 न्यूट्रॉन है। तो आपका जो द्रव्यमान होगा उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि धन किरणों से प्राप्त कण का द्रव्यमान जो है वो 1 बहुत सिंपल सी बात है, वो आपका 1.6725 राउंड फिगर में 3 हो जाता है। तो इसमें हम कितनी सी बात करेंगे 4 से। जरा सा आप यहाँ पे फिर से सुन लें। मेरी कहने का आशय ये है, हीलियम गैस से प्राप्त धन किरणों के रूप में अल्फा कण प्राप्त होता है। और मैं आपको बता दूं कि अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश, इसका मतलब आपका क्या हो गया 2 × 1.602 × 10⁻19 कूलम। और इसी क्रम में अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि यही कारण है कि अल्फा कण को हीलियम का नाभिक कहा जाता है। मेरे कहने का आशय ये है कि जो हीलियम गैस से आपका पॉजिटिव रेस प्राप्त होता है उसके आपको मैंने सपोज कर दिया, उसके लिए आवेश इतना है क्योंकि आपका 2 इकाई 2 का मल्टीप्लाई और मास 1.672 ×
10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। चूंकि न्यूक्लियरों की संख्या 4 है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसके लिए E बटा M का मान निकाल लीजिए। इसका मतलब हो गया बच्चों 2 × 1.602 × 10⁻⁻90 और ये आपका 4 × 1.672 × 10⁻⁻27। आप इसको सामान जब कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 4.79 × 10 पावर जो है वो आपका 7 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम प्रति ग्राम। इसकी यूनिट कूलम प्रति ग्राम हो जाएगा। मेरे कहने का आशा ये है कि हीलियम गैस से प्राप्त घन किरणें अर्थात अल्फा कण के लिए आपको E बटा M का मान कितना आ रहा है, 4.79 × 10⁻7। लेकिन आपने देखा कि घन किरणों के कणों के लिए E बटा M का जो मान आया था वो 9.58 × 10⁻7 कूलम प्रति ग्राम। तो ये आपका दोनों डिफरेंस है। दोनों क्वेश्चन में से बोर्ड में पूछा जाता है, आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब आपसे पूछा जाए कि धन किरणों के कणों के लिए E बटे M का मान क्या है या आवेश और द्रव्यमान का अनुपात का मान क्या है, तब आप कुछ निकालेंगे। पहले वाला जो मान आया था 9.58 × 10⁻7 कूलम प्रति ग्राम, कूलम प्रति किलोग्राम। लेकिन जब आपसे पूछे कि हीलियम गैस से प्राप्त धन किरणों के लिए अल्फा कण के धन किरणों के अल्फा कण के लिए E बटा M का मान क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका 4.79 आप देख लें, 4.79 × 10⁻7 कूलम ग्राम। अब मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा कि न्यूट्रॉन की खोज या जिसको आप कहते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आपको कोई दिक्कत आज होगी या जो मैंने पढ़ाया है इसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत टू द पॉइंट कहा कि धन किरणों से प्राप्त जो कण है उसके लिए E बटा M का मान निर्धारण कैसे किया जाएगा। और फिर मैंने दूसरी हेडिंग जो आज हमने रेस किया है, जो एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें मैंने लिखा है, सीधे कहा है कि हीलियम गैस से प्राप्त धन किरणें के लिए अल्फा कण के लिए E बटा M का मान का निर्धारण आप कर लीजिए। और एक चीज मैंने और आज सिद्ध कर दिया जो कि आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया, क्या कि अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। क्यों, मैंने उसको भी स्पष्ट कर दिया।